अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। नाज़रीन सामीन, आज के सेशन में मटीरिया मेडिका की जो हमारी मेडिसिन थी ब्राइटाकार, उसके रिलेटेड ये आज उसकी वीडियो नंबर 2 एपिसोड नंबर 2 है। जो पिछला सेशन था उसमें हमने प्रैक्टिस गाइड में जो की पॉइंट्स वगैरह होते हैं या मेन सिम्टम्स होती हैं उनके रिलेटेड डिस्कशन की थी। जो आज का ये सेशन है, जैसे कि हमने तरतीब बनाई थी कि पहले सेशन में हम प्रैक्टिस गाइड से जो चीज़ें होंगी उनको डिस्कस करेंगे, दूसरे पे जो हमारा सेशन होगा उसमें हम फिर बात किया करेंगे जो मटीरिया मेडिका के अंदर इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होती हैं मेडिसिन को लेकर, मखसूस सिम्टम्स होती हैं उनको लेकर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा जो सेशन होया करेगा उस पर फिर हम डिटेल में बात किया करेंगे मेडिसिन के रिलेटेड, और लास्ट पे फिर एक चौथी वीडियो आया करेगी जो इन तीनों की कंबाइन वीडियो होगी। तो आज का जो ये सेशन है उसमें बेसिकली हम बात आप करेंगे जो मखसूस इलामात हैं, अहम सिम्टम्स होती हैं बुक में मटीरिया मेडिका में। अब मटीरिया मेडिका की जो सेकंड ईयर है उसमें ये मेडिसिन पढ़ाई जाती है। मेरे पास जो बुक है मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ। इस बुक का मैं हवाला बेसिकली देता हूँ जो मटीरिया मेडिका की सेकंड ईयर की होती हैं मेडिसिन, उनके रिलेटेड। अब जो मेडिसिन जिस जिस ईयर की होंगी उस हिसाब से जो बुक्स होंगी मैं फिर साथ आपको दिखाता जाऊंगा। अब मैं जो प्रेफर करता हूँ स्टूडेंट की, अगर बात की जाए DHMS की, तो उनको सेकंड ईयर के लिए अगर उन्होंने ये बुक कोई लेनी है तो ये जो बुक थी ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होगी। इसमें जो चीज़ें बताई जाती हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से समझ आ जाती हैं, क्योंकि इलामात की बेसिकल देखा जाता है कि बॉडी के हिसाब से एक बताई जाती हैं, तो वो जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें बाकायदा तरतीब से कवर की जाती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट भी रहती है। बजाय ये कि बुक आप अलहदा लें और उसके बाद फिर आपको जो खुलासा वगैरह होते हैं, हेल्पिंग बुक्स होती हैं, वो अलहदा लेनी पड़े। जब आपके पास ये बुक होगी तो आपको कोई हेल्पिंग बुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज जो ये सेशन है इसमें बेसिक हम बात करेंगे ब्राइटाकार जो मेडिसिन है उसकी मखसूस इलामात के बारे में। पहले सेशन के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो सेशन 2 का हम आगाज़ करते हैं। अब जो हमारा ये सेशन 2 है इसमें जो मखसूस इलामात हैं इनको पॉइंट्स के साथ बताया गया है कि टोटल जो पॉइंट्स की तादाद है वो है 8। अब पहले नंबर पे जो पॉइंट है पहले से लेकर तीसरे तक, ये जो पॉइंट है हम इनको डिटेल से दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन जो बेसिक पिछले सेशन में हमने मेन सिम्टम पढ़ी थी उनमें और इनमें बहुत ज़्यादा मुमासलत है। अब अगर पहले पॉइंट की बात कीजिए तो पहला पॉइंट है कि बच्चों और बूढ़ों की दवा है, जबकि बच्चों में दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी नुमाया तौर पर पाई जाती है। बच्चों का ना तो दिमाग तरक्की करता है और ना ही जिस्म। अब इस पॉइंट को देखा जाए तो की पॉइंट जो हमने लिया था पहले सेशन में कि कद रुक जाना बच्चों को दिमागी कमज़ोरी, तो उसको लेकर ये मेडिसिन होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। अब अगर ये बेस्ट मेडिसिन नहीं होगी तो इसके अलावा और मेडिसिन भी होती हैं जो कि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हेल्पिंग साबित होती हैं, हेल्पफुल साबित होती हैं। होता है कि अक्सर पेशेंट को इस मेडिसिन से आराम नहीं आता तो फिर इसके मुतबादिल दूसरी मेडिसिन भी होती हैं, लेकिन अगर ये लम्हात है तो इन लम्हात को मद्देनज़र रखते हुए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। अक्सर देखा जाता है जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको दिमागी कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें ये मेडिसिन भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन है, अर्जेंटम नाइट्रिकम हो गई या एसिड फास हो गई, ये मेडिसिन भी उसी में आ जाती हैं। लेकिन ब्राइटाकार जो मेडिसिन है ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है उन बच्चों के लिए जिनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होता या काफ़ी मतलब जो दिमाग होता है वो स्लो काम कर रहा होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि बूढ़े लोग दिमागी ताकत खो बैठते हैं, किसी बात पर ध्यान नहीं देते या यादाश्त और हाफजा बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, चलते वक्त लड़खड़ाते हैं। पिछले सेशन में भी इसी बात पे हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की थी। आज फिर इसमें डिस्कस करेंगे कि जो बूढ़े लोग होती हैं उनकी जब हरकत जो होती हैं छोटे बच्चों की मानद हो जाती हैं तो ये मेडिसिन उन लोगों के लिए होती है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है लाजमी कि जो बूढ़े लोग देखते हैं कि उनकी हरकत बच्चों की तरफ आ जाती है तो सबसे पहले मेडिसिन जो आपके माइंड में आनी चाहिए, चाहे आप डॉक्टर हैं या कोई भी मेडिसिन खुद होम्योपैथी परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये सिम्टम आपके माइंड में हो तो ये मेडिसिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। अब उसके अलावा बूढ़े लोगों में जब यादाश्त का मसला आ जाता है तो वहाँ पर जो मेडिसिन उनको दी जाती है वो भी ब्राइटाकार आ जाती है। अब इसकी पावर कौन सी देनी है ये जो डॉक्टर होता है वो सिलेक्ट करता है। अगर यहाँ पर बुक के हवाले से देखा जाए तो उस हवाले से 1x 30 या 200 में बताया जाता है, लेकिन
अगर बूढ़े लोग जो होते हैं उनके लिए जो बेस्ट रेमेडी रहेगी वो 1 ml रहेगी। लेकिन 1 ml आपने देनी कौन सी तरतीब से है? एक दिन सुबह 5 ड्रॉप गर्म पानी में, अगले दिन 5 ड्रॉप दिन के टाइम, तीसरे दिन शाम के टाइम। मतलब डेली बेसिस पे एक ही खुराक चलेगी, लेकिन जो वो खुराकें होंगी वो सुबह दोपहर शाम 3 दिन के हिसाब से हम चलाएंगे। जब इस तरह चलाया जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको जल्दी वहाँ पर रिज़ल्ट देखने में मिलता है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि चलते वक्त लड़खड़ाते, जो लोग देखते हैं कि वो बैसाखी का सहारा लेते हैं, किसी चीज़ का सहारा लेते हैं चलते वक्त, बूढ़े लोग, उनके लिए भी ये मेडिसिन है कि मतलब दिमागी कमज़ोरी जब होती है उसी वजह से इंसान सही तरह से चल भी नहीं पा रहा होता है, उसका जो जिस्म होता है वो सही तरह से काम नहीं कर पा रहा होता। तो दिमागी कमज़ोरी चाहे वो बूढ़ों में हो या चाहे बच्चों में हो, तो उसके लिए जो मेडिसिन बेस्ट मेडिसिन है वो ब्राइटाकार की मेडिसिन है। अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, जो तीसरा पॉइंट है इसका, कि बच्चों में हर मरतबा सर्दी लगने से गले सूज जाते हैं, मतलब टॉन्सिल जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। 2-4 दिनों में दर्द वगैरह जो होता है वो मौकूफ़ हो जाता है, मगर जो टॉन्सिल्स होते हैं वो बढ़ी हुई हालत में ही कायम रहते हैं, चुनाचा फिर सर्दी लगने से यही हालत पैदा होती है। इस तरह गले के जो टॉन्सिल्स होते हैं वो मुस्तकिल तौर पर बढ़ते रहते हैं। अब इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो इसकी मैं आसान सी मिसाल आपको देता हूँ। यहाँ पर इंसान का अगर कोई हाथ ज़ख्मी होता है, कट वगैरह लग जाता है, तो पहले दिन उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा होता है, लेकिन क्या होता है 2-3 दिन के बाद अगर उसका कट वो लगा हुआ है लगातार, लेकिन उसको जो माइंड सेट है वो बिल्कुल इस तरतीब के साथ चल पड़ता है कि ठीक है कट है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, डेली लाइफ में नॉर्मल रहना चाहिए। मतलब कट के बावजूद वो अपनी जो ज़िंदगी होती है वो नॉर्मल तरीके से गुजार रहा होता है, उसे अपनी बॉडी में इतनी ज़्यादा चेंजिंग महसूस नहीं होती। सेम यही कंडीशन उन लोगों के लिए होती है जिनको टॉन्सिल्स का मसला होता है। जब जो टॉन्सिल्स वाले गदूद होते हैं वो बड़े हो रहे होते हैं, तो जब वो बढ़ते हैं 3-4 दिन के लिए गले में दर्द रहता है, गला फिर दर्द जो होता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो अपनी जगह पर बिल्कुल मुस्तकिल ही रहते हैं। फिर जब कुछ टाइम के बाद वो बढ़ते हैं तो फिर उनको यही अलामात होती हैं दर्द वगैरह, लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन जो टॉन्सिल्स का जो बेसिकली बढ़ रहे हैं वो ऐसे ऐसे इसी तरह चल रहे हैं, लेकिन बॉडी के साथ साथ उसको मेंटेन करती जा रही है, लेकिन एक लेवल आता है कि बॉडी मेंटेन नहीं कर सकती। एक और आसान सी मिसाल आपको देता हूँ। एक शख्स कोई चीज़ उठा के लेके जा रहा है वजनी 5 किलो की, शुरू में उठाएगा उसे बिल्कुल नहीं पता चलेगा 5 किलो की जो चीज़ है फर्स्ट टाइम उसे वजनी लगी है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो जाएगा उसका 5 किलो का। फिर कुछ टाइम बाद आप उसमें मज़ीद एक्स्ट्रा 3 किलो ऐड करें, 8 किलो बन गया। शुरू में उसको थोड़ी मुश्किलात हुई, लेकिन फिर उसके लिए नॉर्मल हो गया। इसी तरह एक लेवल आएगा कि उसकी जो बॉडी होगी वो अब नहीं उठा पाएगी वज़न को, वज़न इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सेम यही जो चीज़ है यही यहाँ पर अप्लाई हो रही होती है टॉन्सिल्स में, कि टॉन्सिल के जो गदूद होते हैं वो शुरू में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, लेकिन बॉडी मेंटेन करती चली जाती है। एक लेवल आता है जब बॉडी मेंटेन करना छोड़ देती है, तब फिर लोग अक्सर ऑपरेशन की तरफ जा रहे होते हैं। जो टॉन्सिल वाले पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको सर्दी वगैरह के मौसम में ये काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। क्यों? वो एक तो जो चीज़ खा रहे होते हैं वो सर्दी के मौसम की वजह से वैसे ही काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, ऊपर से बॉडी का टेम्परेचर गर्म होता है, तो वो ठंडी चीज़ और गर्म चीज़ मिक्स होकर फिर यही मसला बनता है। और अगर सर्दियों के अलावा गर्मियों में देखा जाए, गर्मियों में बॉडी गर्म है, वो ठंडी चीज़ बाहर से दोबारा खा रहे हैं, वो फिर इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता है। तो कोशिश करें जो टॉन्सिल्स वाले पेशेंट हैं, जिन बच्चों को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, वो जो भी चीज़ इस्तेमाल करें वो गर्म या नीम गर्म इस्तेमाल करें। पानी जब भी पिए नीम गर्म पानी पिएँ, उससे काफ़ी ज़्यादा उनके लिए ये फ़ायदा मतलब मुफीद होता है उनके लिए वो पानी। अगले जो पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि तीसरे पॉइंट में जो बात हो रही थी कि सर्दी लगने पर यही हालत होती है। अब सर्दी लगने से जैसे मैंने यहाँ पर बात किया है कि सर्दी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा उनको मसला होता है। अब ये नहीं कि जस्ट सर्दी के मौसम में, अक्सर गर्मी के मौसम में भी उनको ये मसला रहता है। अब गर्मी के मौसम में बेसिक देखा जाए तो एसी वगैरह के सामने जब हो जाएंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो फिर बात घुमाकर यही आ जाती है, चाहे गर्मी का मौसम सर्दी का, जब फायर से उनको ठंड लग रही है, कोई भी चाहे नेचुरल है चाहे आर्टिफिशियल है, एसी की जो ठंड है वो आर्टिफिशियल में आप काउंट करेंगे, तब भी उनकी ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है चौथा, कि इस दवा के मरीज़ सर्दी से बहुत मुतासर होते हैं।
अब ब्राइटा कार्प का जो पेशेंट होता है वो सिर्फ गले के जो टॉन्सिल्स का मतलब इसी के लिए नहीं, बल्कि उनको खांसी वगैरह भी रहती है। अब खांसी वगैरह नज़ला ज़ुकाम जो होता है वो सर्द मौसम में काफ़ी ज़्यादा ये इलामात देखने मिलती हैं पेशेंट में। अब ये इलामात सिर्फ छोटे बच्चों में नहीं बल्कि बड़े लोगों में भी देखने को मिलती हैं, फीमेल में, मेल में, बूढ़े लोगों में भी देखने मिलती हैं। तो मतलब हर एज के जो लोग सर्दी से मुतासर होते हैं, सर्दी की वजह से उनको नज़ला ज़ुकाम होता है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होती है। अगला पॉइंट 5वां आ जाता है कि जिस्म के जो गदूद होते हैं वो सूजे रहते हैं। उसकी मुराद ये है कि जिस्म के नॉर्मल जो टिश्यूज़ होते हैं, गले के अगर ज़्यादा बात की जाए, क्योंकि ये मेडिसिन ज़्यादा गले को लेकर आ जाती है, मतलब ट्रांसफर, तो वो सूजे रहेंगे तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन मुफीद साबित होती है। लेकिन जो लोग गोश्त वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो गोश्त वगैरह खाते हैं, टॉन्सिल्स का जिनका मसला है, वो थोड़ा गोश्त से परहेज़ किया करें, मतलब मिर्च मसाला जो होता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा वो परहेज़ करें। छठा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है जो काफ़ी दिलचस्प है। पाँव में सलेशिया की मानद बदबूदार पसीना आता है जिससे पाँव के तलवे दुखते हैं। अगर पाँव के तलवों की बात की जाए तो इसके जो दुखने की अलामत है उसमें और मेडिसिन भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। एड़ियों की अगर चुभन की बात की जाए, वहाँ पर हम बरबरस वगैरह देते हैं। उसके अलावा आरामेट भी दे सकते हैं जो सुबह के टाइम अगर उठने से एड़ियों में चुभन वगैरह हो। लेकिन अगर इसकी बात की जाए, इस मेडिसिन की जो सिम्टम्स हैं कि पाँव में सलेशिया की मानद बदबूदार पसीना आना। अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है और पसीने की बू काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है उनकी। वहाँ पर एक मेन तो चीज़ ये आ जाती है कि उनकी खुराक इस तरह की चारी होती है, जो फासद मादे निकल रहे होते हैं जिस्म से, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही होती है, उस वजह से मतलब बदबू आती है पसीने से। लेकिन इस जो मेडिसिन का पेशेंट होगा उसके पाँव से पसीना आएगा बदबूदार किस्म का। जो बदबूदार पसीना होता है वहाँ पर आप हेपरसल और सलेशिया जो मेडिसिन है वो दे सकते हैं, सलेशिया रेमेडी। लेकिन जब सलेशिया की तरह आपको इलामत मिल रही है लेकिन सिर्फ पसीना पाँव से निकल रहा है, तो वहाँ पर जो मेडिसिन बनेगी, जो रेमेडी बनेगी होमियो की, वो ब्राइटा कार बनेगी। जैसे कि पाँव के मतलब पसीने इस तरह आता है कि जो पाँव के तलवे होंगे वो दुखना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इसकी एक और सादा से मिसाल लेता हूँ, पानी के अंदर आप हाथ काफ़ी ज़्यादा देर तक रखें, पाँव रखें, तो एक लेवल आता है कि हाथों में भी दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, जो गोश्त होगा वो काफ़ी नरम होना स्टार्ट हो जाएगा, पाँव में भी यही इलामत मिलेगी। जिस तरह वो दर्द आपको महसूस होता है, सेम यहाँ पे भी जब ब्राइटा कार की मेडिसिन का जो पेशेंट होगा उसके पाँव में जब बदबूदार पसीना आएगा तो उसको भी यही इलामत होंगी कि उसकी जो पाँव की तलियाँ होंगी वहाँ पर उसको दर्द महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि पाँव के पसीना दब जाने से गले के जो गदूद हैं वो फूल जाते हैं। अब इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो पेशेंट जो होगा उसको बदबूदार पसीना आएगा पाँव पर, वो मेडिसिन कोई भी लेगा कि पसीना मेरा ना आए। अब वो मेडिसिन तो वो ले रहा होगा लेकिन जो बेसिक मेन रीज़न उसकी बन रही है वो उस रीज़न को तलाश नहीं करेगा। होमियो की बेसिक बुनियाद यही है कि अगर कोई चीज़ ख़राब है तो उसकी बेसिक पीछे बुनियाद ढूंढे कि वो किस वजह से ख़राब है, ना कि उस एक चीज़ को आप ठीक करने में लग जाएं। अब पसीना जब दब जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके गले की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। उसको फ़ौरन तो समझ नहीं आएगी, लेकिन जब वो किसी काबिल डॉक्टर के पास जाएगा, किसी होम्योपैथ के पास जाएगा, किसी और डॉक्टर के पास जाएगा, तो उससे फिर जब कोई उसकी हिस्ट्री लेने स्टार्ट करेगा तो तब पता चलेगा कि इसको तो टॉन्सिल्स का मसला रह रहा है। जिन लोगों को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है उनके पाँव पर काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है, ना कि पाँव पर, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर और भी पसीना आता है, लेकिन मरकज़ी इलामत पाँव पर जो पसीना होगा वो काफ़ी ज़्यादा बदबूदार पसीना होगा। अगर इसकी एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि सर्दियों के मौसम में अगर देखा जाए, शूज़ वगैरह पहन रहे होते हैं, जिन लोगों को गले की प्रॉब्लम होती है वो जब शूज़ वगैरह उतारते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। जो पाँव में पसीना जुराबों की वजह से आता है वो काफ़ी ज़्यादा बदबूदार होता है। लेकिन ये जो सिम्टम होती है ये हर एक को समझ इतनी जल्दी नहीं आती। जो काफ़ी ज़्यादा इसमें डीपली सर्च करता है, होम्योपैथ जो होगा वही इतनी जल्दी इसको मतलब तलाश कर सकते हैं इस बीमारी को। अगला पॉइंट आ जाता है 8वां कि पुरानी खांसी और गले बढ़े हुई है। अब हर पॉइंट में तकरीबन टॉन्सिल्स के रिलेटेड बात हो रही है जो इसकी मखसूस इलामात हैं। इसके बाद लास्ट में मरकज़ी इलामात जो होंगी उनके रिलेटेड भी बात करते हैं। लेकिन अगर इस 8वें पॉइंट को देखा जाए तो मैंने यहाँ पर पहले ऊपर बात की थी कुछ पॉइंट्स पहले कि जो पुरानी खांसी होती है उसको लेकर भी ये मेडिसिन दी जाती है पेशेंट को, चाहे वो काली खांसी हो चाहे वो जनरल नॉर्मल खांसी रह रही हो, मतलब
क्रॉनिक डिजीज़ यहाँ पर आ जाती है। जिन लोगों को खांसी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो वहाँ पर वो ब्राइटा कार्ब इस्तेमाल करें, लेकिन अगर वो 30 या 200 में इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोई इनको फ़ायदा ही नहीं पहुँचेगा, फ़र्क ही नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ पर उनको एटलीस्ट 1 ml या 10 ml जो होंगे ड्रॉप्स वो इस्तेमाल करने चाहिए। अगर क्याऊ फार्म इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका जायका काफ़ी ज़्यादा कड़वा होगा तो वो वेल एंड गुड है, लेकिन जो मेरा मशवरा है उनको वो 1 ml या 10 ml इस्तेमाल करें अगर उनकी खांसी पुरानी है। अब खांसी पुरानी से मुराद ये आ जाता है कि कम अज़ कम भी 2 महीने से ज़्यादा खांसी को हो गए हों। अगर 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तब आपने ये डोज़ इस्तेमाल करनी है 1 ml या 10 ml। और जो इसकी तरतीब मैं बताता हूँ वो लाजमी आपने रखनी है। एक दिन सुबह टाइम 5 ड्रॉप्स गर्म पानी में, और गर्म पानी का पूरा 1 गिलास होना चाहिए। पानी इतना गर्म हो ताकि मुंह ना जले, चाय जितनी गर्म पी सकते हैं उस तरह की। अगले दिन दोपहर को 5 ड्रॉप गर्म पानी में, और अगले दिन तीसरे दिन रात के टाइम, मतलब सुबह दोपहर शाम होगा। लेकिन ये जो तरतीब होगी वो 1 2 3 दिन, मतलब एक एक दिन के हिसाब से ये बांधे होंगे। अब इसकी जो 8 पॉइंट है ये तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन अगला जो मेन आ जाती है कि दवा की एक मरकज़ी इलामत निकलती है। अगर इस दवा की मरकज़ी इलामत को देखा जाए तो बच्चों, बूढ़ों और इसके अलावा, मतलब बच्चों और बूढ़ों के अलावा बात की जाए तो यहाँ पर यंग लोग भी आ सकते हैं। लेकिन अगर इलामात बेसिक देखे जाएँ, एक आखिर में कह सकते हैं कि बात का खुलासा कोई निकलता है, तो वो हम जो निकाल रहे हैं यहाँ पर कि बच्चों और बूढ़ों की दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरियाँ और गले की जो गदूद, मतलब टॉन्सिल्स का बढ़ना, ये 3 जो इलामात हैं उनमें जो मेडिसिन बेस्ट रहती है वो ब्राइटा कार्ब रहती है। उम्मीद करता हूँ आज को जो ये सेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाजमी लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जो पहला पार्ट है सेशन का उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर उससे भी देख लीजिएगा। चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाजमी आपने शेयर करना है। तो मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।